So hello friend, my name is Raghu Singh and welcome to my channel फिजिक्स सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड ये केमिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें जैसे मैंने बताया था कि जो मेरा जो इसका सिलेबस वगैरह था नीट का और जेई का, तो मैंने ऑलरेडी ये पहली क्लास में उसको बता रखा हूँ कि मतलब कौन कौन सा सिलेबस है, कितना हम लोग को टॉपिक कवर करना है। तो उसमें से पहला टॉपिक अपना हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो कि होगा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ से। और हाँ, फिजिक्स की क्लास का जो इससे पहले क्लास हुआ है, फिजिक्स का क्लास का पहला लेक्चर हो गया है, उसका डीपीपी टेलीग्राम लिंक पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जिसको भी जाकर वहाँ पे देखना हो देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेट्स डू इट। तो भाई देखो, पहले तो ये समझना कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, स्पेशली अबाउट द कंपोजिशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देयर रिएक्शन विच अदर सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है? केमिस्ट्री क्या है? साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग मैटर्स के बारे में देखेंगे कि मैटर्स क्या होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, मैटर्स में कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है जिससे मैटर्स बनता है। तो मैटर्स के क्या देखेंगे? कंपोजिशन देखेंगे, और वो जो मैटर्स में कंपोजिशन है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, दैट इज़ उसके क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एंड अब मैंने अगर प्रिपेयर किया होगा तो भाई कोई न कोई क्या हुआ होगा? रिएक्शन हुआ होगा। तो उस रिएक्शन को भी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन उसमें हुई होगी। ठीक है, और क्या होगा? मतलब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है कि हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? जितने सारे अपने पूरे यूनिवर्स में जितने तरह के मैटर्स हैं उनको उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अब मैटर्स अगर बना होगा तो भाई कंपोजिशन होगा, कोई ना कोई कंपोजिशन होगा तभी तो मैटर जाके बना होगा। तो उस कंपोजिशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगर कोई मैटर्स बना होगा जिस कंपोजिशन से, तो किसी न किसी मेथड से बना होगा। ठीक है, तो किस मेथड से जो प्रिपरेशन होगा उसका हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं कि रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का बेसिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि दैट इज़ मैटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसके मैटर्स अगर है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, तो ये प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब बात आती है कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड अदर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी और सारी केमिस्ट्री होती है, उनसे में हमको कोई लेना देना है नहीं। दैट इज़ जैसे कि कौन सी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रो केमिस्ट्री हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांचें, इन सबसे हमसे कोई लेना देना है नहीं। तो कुछ स्पेशल ब्रांचेज हैं तो जिनमें हमको कौन कौन से ध्यान देना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो जो ये पहला टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ है, किसका पार्ट है भाई? ये पार्ट है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो किसका पार्ट है ये? फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, तो इसमें अब पहले अपना चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11th का पहला टॉपिक है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी पहला टॉपिक है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे अब मैटर्स होते क्या हैं? तो मैटर जानने से पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि भाई अपना जो यूनिवर्स है किससे बना है। ठीक है, अब यूनिवर्स में जैसे अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ, पूरे यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया अपनी, दैट इज़ पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया किससे बनी है? तो पूरी दुनिया केवल दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो कौन है? एक मैटर्स है और सेकंड इज एनर्जी। मैटर्स और एनर्जी, कहने का मतलब है अगर कोई मैटर्स है तो कुछ न कुछ उसमें एनर्जी होगी। अब मैटर्स भी किससे मिलके बना है इसके बारे में हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। दैट इज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैटर्स किससे मिलके बना है। मैटर्स जो होते हैं मिलके बनते हैं किससे? एटम्स से।
जो डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट दिए हुए थे कि मतलब दुनिया का कोई भी, चाहे कितना भी छोटा सा छोटा पार्टिकल हो, इवन दैट ए डस्ट पार्टिकल, अगर एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल भी है ना, दैट इज ऐसे डस्ट का पार्टिकल है, अब इसमें ही पता नहीं कितने सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, बट ये जो डस्ट का पार्टिकल एक है, ये क्या है, ये एक मैटर तो है ना, जो डस्ट का पार्टिकल है वो क्या है, एक मैटर्स है। ओके, तो या दैट इज एटम्स, मैटर्स किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा। इवन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं छोटे स्तर पे बात करूँ, एकदम सबसे छोटे स्तर पे बात करूँ, तो सबसे छोटा जो है क्या है, एटम्स। सबसे छोटा क्या है, एटम्स। एटम्स से क्या बना, मैटर्स, और मैटर से ही क्या, दुनिया की सारी चीज़ें मिलके बनी हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी यूनिवर्स जो है अपना केवल दो पार्ट में डिवाइड है, एक मैटर्स और एक एनर्जी। मतलब अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो उसके पास में मैटर्स होगा, ठीक है ना, और क्या होगा, एनर्जी होगा। तो मैटर्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैटर्स की डिफिनेशन लिखी हुई है, मैटर्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि मैटर्स में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज़ मास एंड कैन बी प्री परसीव बाई आवर सेंसेस। दैट इज, मैटर्स क्या होता है, जो कि कहीं पे अगर रख दिया जाए तो क्या कर ले, स्पेस को कवर कर ले, दैट इज स्थान को घेर ले, और उसके पास में खुद का क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, खुद का क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। और हम लोग अपने सेंस, जो हमारे आवर सेंसेज है ना, 5 तरह की सेंसेज होती है अपनी, तो उसको हम लोग उससे क्या करें, महसूस कर सकें, उसको क्या करें, महसूस कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि मैटर्स क्या है, मैटर्स का मतलब अगर हम कहीं पे रख देते हैं उसको, तो स्थान घेरना चाहिए, स्पेस को कवर करना चाहिए उसको। और अगर स्थान कोई चीज़ घेर रही है तो उसके अंदर में मास भी होगा, अगर मास अगर है तो अपने सेंसेस से हम उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा क्या मतलब है, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है, देखो भाई चैप्टर का बेस है, ठीक है, ये इस चीज़ समझ में आ जाएंगी ना, तो आगे के सारे चैप्टर अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि अभी मैंने बोला कि सबसे छोटे स्तर पर जाऊँ तो मैं किसके बारे में बात करूँगा, एटम, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, एटम में भी छोटे चीज़ होते हैं, दैट इज़ अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम में उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब मैं जब बात करूँ कि एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन से बना, प्रोटॉन से बना, न्यूट्रॉन से बना, ठीक है। अब एक्चुअल में एटम्स क्या होता है, एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का घर होता है। अगर मैं रफ यहाँ पे बनाऊँ तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाहर में क्या होता है, इसके बाहर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के क्या हुआ, ये पूरा एक एटम है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एटम्स को मिला, मैं अगर मिला दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कई सारे एटम्स को मैं मिला दूँ, छोटे छोटे, मान लो ये एक एटम्स रहा, ठीक है, एक एटम्स ये रहा, एक एटम्स ये रहा, ये एक एटम्स ये रहा, तो इतने सारे एटम्स को मैंने मिला दिया। अब मैं सबको मिला के बात करूँ तो ये क्या, इससे मिल क्या बन गया, मैटर, ये क्या बन गया, मैटर। अब मैटर कोई भी हो सकता है, मैंने अभी भी बोला कि दुनिया का छोटा सा छोटा जो पार्टिकल है वो किससे मिलके बना है, एटम से। और एटम घर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा 10th में या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक अपना मास होता है, ठीक है, प्रोटॉन का अपना मास होता है, और न्यूट्रॉन का अपना मास होता है। तो भाई ये बताओ, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है। मैं अगर तुमसे बोलूँ, मान लो ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 1 kg का ये है, या ये 2 kg का है, ये 3 kg का। मैं बोलूँगा एटम कितने kg का हो गया, तुम बोलोगे 3 2 1, दैट इज़ ये 6 kg का हो गया। तो इसका मतलब एटम का भी अपना मास होगा। अब एटम से क्या बना है, मैटर से बना है, इसका मतलब मैटर्स का भी अपना मास होगा। तो इसी, अब मैटर्स का मास है। अब भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाके बात करें तो एटम्स स्थान घेर रहा है, इसका मतलब अगर ये स्थान घेर रहा है तो छोटे छोटे यहाँ पे ये भी तो स्थान घेरेंगे भाई। तो इस कहने का मतलब है कि इसके लिए क्या चाहिए, मैटर्स को स्पेस भी चाहिए, जहाँ पे रखेंगे हम वहाँ पे वो कुछ ना कुछ स्पेस अपना कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम अपने सेंस से पता लगा सकते हैं। अब सेंस से पता लगाने का मतलब, जैसे मैटर्स, दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, जैसे स्मेल, कोई चीज़ स्मेल करती है, तो कोई गैस वगैरह है स्मेल करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैटर्स है, ठीक है। तो अपने सेंस से मतलब पता लगा लें हम, जैसे अब कोई चीज़ छूते हैं तो ठंडा रहता है, गर्म रहता है, तो इसका मतलब वो भी में क्या है, मैटर है। मतलब जिससे हम अपने
जितनी भी सारे अपने जो सेंसेज हैं उससे हम अपन उसको क्या कर सकें, महसूस कर सकें, ठीक है ना। तो मैटर्स समझ में आ गया कि मैटर्स क्या होता है। फाइनली अब फिर मैटर्स डिवाइड होता है दो पार्टों में। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर्स का होता है और क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर्स का। तो फिजिकल अगर बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर्स तो समझ में आ गया हम लोगों को। मैटर्स होता क्या है, मैटर्स के क्या होता है, मैटर्स जो है एटम्स से मिलके बनता है। और एटम्स घर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। इसका मैटर्स का अपना मास होता है, ठीक है। सेंस से हम इसको अपनी पता लगा सकते हैं कि मैटर्स है ये, ठीक है। और मैटर्स क्या करता है, स्पेस को कवर करेगा, ठीक है। मैटर्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं बस तीन ही तरह के हैं। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, या तो फिर क्या होगा, गैस होगा। मतलब कोई भी मैटर है ये, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, या तो फिजिकल सॉलिड स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो फिर किस में होगा, गैस स्टेट में होगा। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो या तो प्योर सब्सटेंस होगा। बात करते हैं आगे प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योरली एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। और केमिकल क्लासिफिकेशन में एक होता है मिक्सचर, दैट इज़ अगर प्योर की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक ही तरह का एटम्स होगा। मतलब जो भी जितने, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन एटम है, तो जितने सारे पाए जाएंगे सब क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स ही होंगे। दैट इज़ एक ही तरह के, प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ही तरह का सारा एटम्स होगा। मिक्सचर का मतलब क्या होगा, एक से अधिक प्रकार का क्या होगा, सब्सटेंस होगा उसमें, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस फिर दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट और फिर क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। एलिमेंट फिर तीन भागों में डिवाइड होता है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और कौन से होते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है। सारी चीज़ बात यहाँ पे एक ये क्या बना हुआ है, इसका चार्ट बना हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सी चीज़ कैसे डिवाइड हुई है। फिर उसके बाद में कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर फिर आगे डिवाइड होता है किसमें, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर में। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो करने वाले हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में क्या चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी से मिलके क्या बना हुआ है, अपना यूनिवर्स पूरा बना हुआ है, ठीक। अब मैटर्स किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। एटम किसका घर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का घर होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस चैप्टर में बेसिकली मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं करने के वाला क्या हूँ। जैसे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बोल दूँ ये कि भाई ये बताओ कि मान लो कि कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्ट सबके पता होगा कि सॉल्ट होता क्या है, NaCl, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब मैं सॉल्ट अगर मैंने ले लिया तो सॉल्ट क्या है, ये मैटर ही तो है। सॉल्ट मेरा क्या है भाई, ये सॉल्ट, ये क्या है, ये है मैटर, ठीक है। अब सॉल्ट अगर मैटर है तो इस चैप्टर में हम बेसिकली करने के वाले हैं। अब सॉल्ट में कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें किसका किसका कंपोजिशन है, एक सोडियम है, एक Na है और एक Cl है। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, NaCl। अब मतलब अब सॉल्ट की एक अपनी प्रॉपर्टी भी तो होगी भाई, कि पानी में मान लो लिक्विड में डाल दिए तो घुल जाता है, गर्म करेंगे तो अलग प्रॉपर्टी होगी। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी के बाद में, इस प्रॉपर्टी के बाद में अब सॉल्ट बना कैसे होगा, तो बना जो होगा केमिकल रिएक्शन किया होगा, कंबाइन हुआ होगा, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के रूल होंगे कि भाई कंबाइन करने का कुछ रूल होगा, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट में जो सबसे बेसिक चीज़ है कि सॉल्ट बना कैसे, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका, और उसके बाद में कौन सी रिएक्शन कैरीड आउट हुई सॉल्ट जब बन रहा था। तो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। और उस केमिकल रिएक्शन में कुछ सारे, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती उसको भाई बना दिया, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस रूल्स को हम पढ़ेंगे। लॉ, उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कि कोई केमिकल कंबाइन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है आगे, ये तो रहा अपना बेसिक थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, अब जैसे मैं बोलूँ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का जब जैसे ही कंपोजिशन अगर हम लोग करते हैं तो कंपोजिशन में अब क्या होता है कि कोई न कोई तरीका होता है। जैसे कोई चीज़ अगर बनी हुई है तो एक क्या होता है, मेजरमेंट का एक कोई अपना एक तरीका होता है। कोई चीज़ अगर बनी हुई है तो उसका एक मेजरमेंट का एक अपना तरीका होता है। तो मेजरमेंट में
अब मैंने बता दिया कि भाई फिजिकल लेवल पे 3 होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो मेजरमेंट करने का तरीका कौन सा है, हम बात करेंगे वहाँ पे किसके बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या करता है, ये अमाउंट पता करता है कि कितना अमाउंट है उस सब्सटेंस का, उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, वो बताता है कौन अपने को, मोल कंसेप्ट के बारे में। जिसमें हम जैसे मोल कंसेप्ट पार्ट किसका है, कैलकुलेशन का। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म, अब कंसंट्रेशन किसका होता है भाई, सॉल्यूशन का होता है। दैट इज जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये इसका बात हम लोग कहाँ करने वाले हैं, उसका बाद कंसंट्रेशन टर्म का बात कहाँ करने वाले हैं, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के लिए करने वाले हैं। और किस में करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म में। और उसके बाद में एक चीज़ और आता है यहाँ इसी में, उसका नाम है ईडियोमेट्री। तो ये एक्चुअल में पहले अपन थियरी कवर करेंगे। थियरी कवर करने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, थियरी कवर करने के बाद में हम लोग मेजरमेंट वाला पोर्शन देखेंगे कि कोई भी अगर केमिकल बन रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, तो कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी जो हमको कैलकुलेशन करने में हमारी मदद करेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं, मोल कंसेप्ट है, कंसंट्रेशन टर्म में और ईडियोमेट्री है। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि फिजिकल वाला पार्ट हो गया, कोई कंपाउंड बन गया तो थ्योरी में क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना है, कौन सी रिएक्शन कैरिड आउट हुई है, कौन से उसमें लॉ लगा हुआ है। तो ये अपना थ्योरी वाला पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। लेकिन जब कैलकुलेशन वाले पार्ट में आएंगे, अगर फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में कोई उसकी कैलकुलेशन करनी है भाई कितना अमाउंट बना हुआ है, तो उसमें हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे और ईडियोमेट्री पढ़ेंगे कि उसकी कैलकुलेशन कैसे हम लोग उसको कर पाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में पूरा यही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हम लोग को कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, भाई ये बोल देगा कि भाई कि बताओ कितना ज़्यादा अमाउंट बना हुआ है, कोई रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है। तो बेसिक सा फंडा ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अभी मैंने बताया कि 3 स्टेट होते हैं अपने। 3 स्टेट में कौन कौन से होते हैं, तो तीनों स्टेट में पहला स्टेट जो हुआ कौन सा हुआ, सॉलिड स्टेट, फिर दूसरा लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ये दोनों काम के नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है प्लाज्मा स्टेट। तो ये तो 3 मेन अपने सिलेबस के हैं। प्लाज्मा स्टेट में भी बता देता हूँ, ठीक है। सॉलिड स्टेट पहले देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल होंगे ना वो टाइटली बाउंड होंगे एक फोर्स से, मतलब उनको हिला डुला नहीं सकते हो आप। जैसे कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे वुड हो गया, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़ ले सकते हो। फिर लिक्विड स्टेट, इसमें क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल जो होंगे ना फ्लेक्सिबल होंगे, मीन्स इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, बाइंडिंग फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा, इनके पार्टिकल के बीच में, वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में। फिर बात करते हैं गैस में। अब तुम्हारे कमरे में ऑक्सीजन गैस है या बहुत सारी कोई भी गैस है, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे क्या रैंडम मोशन करते हैं। दैट इज़ फोर्स क्या है, बाइंडिंग फोर्स जो है ना एकदम कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए तो मनमानी घूम रहे हैं भाई। और सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। और बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट की। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट जो होता है ये होता है आयनाइज्ड गैस का। प्लाज्मा स्टेट का मतलब क्या होता है, आयनाइज्ड गैस। आयनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आयंस होते हैं और प्लस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा स्टेट का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूँ अगर तुमसे कि भाई यहाँ पे जैसे दिया है कि आयनाइज्ड नियॉन गैस। अब नियॉन है, ठीक है, नियॉन क्या होता है, ये इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस है, इसका मतलब इसके पास में 0 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, दैट इज़ इसके ऊपर 0 चार्ज है टोटल का टोटल। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो बताओ अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई, नियॉन के ऊपर। नियॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अगर मैंने इससे निकाल लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, और +1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। तो इसीलिए तो मैं इसको लिखा हूँ कि प्लाज्मा को जो हम लिखते हैं आयंस लिखते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा स्टेट ये अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता दिया भाई कि ये होता क्या है। कहने का मतलब है अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ तो ये किसका किसका मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर होता है आयंस का और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में मैंने बता दिया कि सॉलिड होता क्या है भाई, कि इसमें जो होते हैं पार्ट एकदम बंधे होते हैं बहुत मजबूत फोर्स से। बात समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा हर एक पार्टिकल के बीच में। इसमें देख रहे हो बहुत थोड़ा सा वीक है। इसीलिए मैं अगर तुमसे बोल दूँ, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोल दूँ, मान लो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है,
और ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सारी चीज़ें बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई अपने हाथ से कोई एक बहुत लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, उस पर मारो, बताओ हाथ टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से ना क्या होता है, उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और ज़्यादा एनर्जी लग रही है, उतनी एनर्जी तुम्हारे पास में है नहीं। इसलिए लोहे वगैरह की कोई चीज़ होती है ना, तो हथौड़े वगैरह से उसको क्या करता है, पीटना पड़ता है। कभी कभी देखा होगा कि जो लोहे वगैरह की चीज़ें बनाता है ना, वो क्या करता है कि उसको कोई लोहे की चीज़ को आकार देने के लिए उसको सबसे पहले क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है। मतलब उसको क्या करेगा, फर्नेस में डाल देगा, फर्नेस में कोई भट्ठी में डाल देगा और उसको बहुत ज़्यादा हीट करेगा। अब हीट करके वो क्या कर रहा है, जो उनके बीच में जो पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ये जिससे वो बंधे हुए हैं। अब वो क्या करता है कि उसमें डाल के इसको हीट करेगा। अब हीट करेगा तो ये बांड क्या होगा, लूज हो जाएगा। बांड जब लूज हो जाएगा, अब उसके बाद में उस क्या करेगा, हथौड़े से इस पर क्या करेगा, हैमर से इस पर क्या करेगा, बहुत तेज़ से मारेगा। तो ये बाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनके बीच में। अब ब्रेक जब हो जाएगा तो ये इनकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। लेकिन लिक्विड में, अभी तुम पानी में चले जाओ, ऐसे हाथ करके तैर रहे हो एकदम बढ़िया से। क्यों तैर पा रहे हो भाई? क्योंकि बहुत ईजी है। उनके बीच में जो फोर्स है ना, जो उन बीच में फोर्स है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए उसको आराम से तोड़ पा रहे हो, इसलिए तैर पा रहे हो। अब गैस है, अब तुमसे बोल दिया जाए हवा में तैर के दिखाओ भाई, हवा में तैर सकते हो क्या? नहीं तैर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तुम ब्रेक कर पा रहे हो उसको। जो उनके बीच में है, मीन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, तुरंत का तुरंत ऑटोमेटिक टूटा हुआ है, ये समझ लो। समझ गए ना? तो सॉलिड समझ में आ गया, लिक्विड समझ में आ गया और गैस समझ में आ गया। प्लाज्मा स्टेज तो बता ही दिया मैंने क्या होता है। ये मिक्सचर होता है आयंस का और किसका, इलेक्ट्रॉन का। मीन्स ये कि जब कोई किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ठीक है ना, तो उसको आयंस बना लेगा, कोई आयंस बना लेगा, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो, चाहे वो निगेटिव आयंस हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। तो प्लाज्मा स्टेट से इतना कोई लेना देना है नहीं। अब मेन बात आती है कि सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, लिक्विड से जब गैस बनता है, गैस से जब प्लाज्मा बनता है, तो किस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा, अब पता है कि सॉलिड जब मेल्ट होगा तब क्या बनेगा, लिक्विड। जैसे मैं बता दूं तुमको कि यहाँ पे एक आइस का टुकड़ा ले लिया मैंने क्या ले लिया भाई, एक आइस का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। आइस ले लिया। अब आइस के टुकड़े को मैं हीट कर रहा हूँ, तो जब मैं हीट करूँगा, सही है, यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी टेम्परेचर, जब उसको मैंने हीट किया तो मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। अब लिक्विड है, अब जैसे ही लिक्विड बन गया तो आइस से क्या बन गया, ये मेल्ट हुआ, एनर्जी मैंने हीट दिया, ये मेल्ट होकर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। मेल्ट होकर क्या बन गया, लिक्विड बन गया, दैट इज़ वाटर बन गया। अब वाटर को और हीट दे रहा हूँ मैं, तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। भाप को ही बोलते हैं वेपर, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अब भाप बन के कहाँ पे जाएगा, गैस बनेगी। भाप बन के कहाँ पे जाएगा, गैस बनने शुरू हो जाएगी, तो गैस बनेगी। अब गैस को और ज़्यादा तुम हीट कर रहे हो तो किस में चेंज हो जाएगा, उसमें प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा। किस में, क्योंकि अब आयनाइज होना शुरू हो जाएगा, वो जो गैस बनी हुई है वो आयनाइज होना और ज़्यादा ब्रेक होती जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी रिवर्स प्रोसेस की, तो वही सेम प्रोसेस है। प्लाज्मा को अगर प्लाज्मा जब रिवर्स प्रोसेस में आएगा तो अब इसको आयनाइजेशन बोलते हैं, इसको डी आयनाइजेशन बोलते हैं। फिर गैस बन जाएगी, गैस जब कंडेंस होगी तो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो तुमने देखा है कि भाई कभी गैस जो होती है फ्रीजर वगैरह में जो गैस होती है वो क्या होती है, कंडेंस करती है, ठीक है। तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड से फिर किस में आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो चीज़ समझ में आई हुई है आई थिंक। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, जैसे डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या है, सॉलिड है। जूस क्या है, लिक्विड है। क्लाउड्स क्या है, ये अपने गैस हैं, जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं, सही है ना। आयनाइज, यहाँ पे आयनाइज नियॉन गैस है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा है। तो समझ में आ गया होगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सही है ना। सॉलिड को एनर्जी देंगे तो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड। कोई भी सॉलिड हो उसको एनर्जी जब दोगे
समझ रहे हो, एनर्जी देने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब टेम्परेचर आग दे रहे हो, आग से जला रहे हो, कोई प्लास्टिक ले लो भाई, उसको जलाना शुरू करो। अब जला रहे हो, उसके बाद जलने के बाद में तुरंत क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड बन जाएगा, जैसे ही अब छोड़ दो, एनर्जी देना छोड़ दो, लिक्विड से अब तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फ्रीज हुआ फिर सॉलिड बन जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड कब बनता है, लिक्विड से गैस कब बनता है, गैस से प्लाज्मा कब बनता है। ये प्लाज्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो सॉलिड लिक्विड गैस ही हम लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वही फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूम, शेप, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट बता दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये बात प्रोसेस तो बता ही दिया मैंने कि भाई सॉलिड से जब लिक्विड हो जाएगा तो मेल्टिंग होगा। समझ रहे हो ना, मतलब अब मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड है, इसको एनर्जी में दे रहा हूँ। एनर्जी देने का मतलब क्या है, हीट कर रहा हूँ मैं इसको, आग दे रहा हूँ। सॉलिड को जब हीट दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को और हीट कर रहा हूँ मैं, तो किस में चेंज हो गया, गैस। गैस को और हीट दे रहा हूँ मैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में। दैट इज़ प्लाज्मा मिक्सचर होता है किसका, मतलब आयंस अलग ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थर्मो आयनिक इमिशन हम लोग पढ़ते हैं इसको आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। ठीक है, अब इसके रिवर्स प्रोसेस में आएंगे तो डीआयनाइजेशन, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन, फिर फ्रीजिंग। तो ये प्रोसेस हो गए। एक चीज़ और होती है कि सॉलिड कभी कभी ना, सॉलिड जो है यहाँ पे देख लो एक मिनट, सॉलिड जो है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड चेंज होता है डायरेक्टली किसमें, सॉलिड चेंज होता है डायरेक्टली किसमें भाई, गैस में। सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है, जो सॉलिड अपना है ये डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमिनेशन। जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमिनेशन। ठीक है ना, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन, आयोडीन और ड्राई आइस। ड्राई आइस का नाम सुना होगा, सूखा बर्फ जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस। ये एग्जांपल किसके हैं, सब्लिमेशन के। तो आयोडीन को जब हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, सब डायरेक्ट चेंज होता है किसमें, गैस में। मतलब लिक्विड में चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में हो जाता है। और ड्राई आइस भी इसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली ये गैस में चेंज हो जाएगा। तुम लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। तुम लोगों ने पार्टी वगैरह में देखा होगा, कभी कभी गए होगे किसी फंक्शन वगैरह में या कहीं देखा होगा वीडियो वगैरह में, तो वहाँ पे एक मशीन सी लगी होती है और वहाँ से ना फॉग निकलता है, बहुत धुआं निकलता है, बहुत धुआं कर देता है, एकदम धुआं धुआं सा पूरा। तो एक्चुअल में उसके अंदर में क्या भरी जाती है भाई, उसके अंदर में आयोडीन भरी जाती है। क्या भरी जाती है, आयोडीन। और वहाँ से ना इलेक्ट्रिक करंट उसको देते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जाके उसको क्या करता है, हीट करता है। तो पूरा धुआं धुआं सा निकलने का, इसका मतलब सॉलिड जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बता ही दिया हूँ। अब सॉलिड अगर कोई है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली पैक होंगे। बता दिया कि भाई बहुत ज़्यादा फोर्स से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। लिक्विड में लूजली पैक होंगे और गैस में इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री हैं एकदम भाई, कोई फोर्स ही नहीं है उनके बीच का। सही है। बात करते हैं शेप की, तो सॉलिड का शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और लिक्विड का फेस क्या होगा, लिक्विड का फेस क्या होगा भाई, लिक्विड का क्या होगा, नॉट फिक्स होगा। अब लिक्विड का फेस का नॉट फिक्स का मतलब क्या हुआ भाई, जिस टाइप के बर्तन में तुम इसको रखोगे तो उसी तरह का हो जाएगा ये। गैस का भी नॉट फिक्स है। गैस को तुम एक बॉटल में भर दो, बॉटल में, बैलून में भर दो, बैलून के आकार का हो गया। तो बात समझ रहे हो ना, शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स किसका है, केवल सॉलिड का। दैट मीन्स अब जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में पेन है, तो पेन का भाई सॉलिड है ना, तो इसलिए इसका शेप फिक्स है। आई बात समझ में। लेकिन अब मैं वो तुमसे बोलूँ, एक गिलास में वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब उस गिलास को, वाटर को मैंने डाल दिया एक बड़े से बर्तन में जो ऐसे फैला हुआ है, उस आकार का हो जाएगा। अब गैस का भी वही है, बैलून में भरा हुआ है तो बैलून, या किसी पाइप में भर दिया तो पाइप का। तो इसलिए इसका शेप क्या है, लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं है। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। दैट इज़ अगर ये इसका जो है 1 मीटर क्यूब है,
और इसका भी 1 मीटर क्यूब है, तो उतना ही 1 लीटर अगर पानी है तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे कहाँ पर डालो, चाहे गिलास में डाल दो, तुम बड़े से बर्तन में डाल दो, किसी में डाल दो। लेकिन गैस का नहीं फिक्स है। क्यों नहीं फिक्स है? अब भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास में कुछ गैस है, ठीक है ना, ऐसे बॉटल में भर के गैस है, यहाँ पे गैस है। अब गैस को मैंने क्या कर दिया है, मैंने गैस को इसको थोड़ी सी गैस लिया मैंने, और इसको एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और एक बहुत छोटा सा कमरा है, तो उतनी ही गैस को मैंने इस हॉल में डाल दिया और इतनी ही गैस को मैंने इसमें डाल दिया। तो बताओ, जो गैस तुम्हारे पास में उतनी ही अमाउंट तुमने हॉल में ही डाला, उतनी ही अमाउंट तुमने इस रूम में डाला हुआ है। तो बताओ, जो गैस है तुम्हारे पास में वो पूरे हॉल में फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? बिल्कुल फैल जाएगी। लेकिन और इस रूम में डाल रहा हूँ, उस रूम में भी पूरा फैल जाएगा। तो क्या बताओ, इसका वॉल्यूम फिक्स है? गैस का वॉल्यूम का गैस फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हॉल में भी, हॉल का वॉल्यूम क्या था, बड़ा था, तो पूरे हॉल में फैल गया, रूम में डाला तो रूम में फैल गया। तो दोनों का अलग अलग ना तरीका हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्ट्री की। रेजिस्ट्री क्या होता है? सॉलिड की रेजिस्ट्री हाई होती है। रेजिस्ट्री का मतलब समझ लो ना कि कितना ज़्यादा कठोर है, कितना ज़्यादा ठोस है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? हाई। लिक्विड का लेस। अब भाई मैं भी बताया था मैंने ना कि एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लो, उस पर अपना हाथ मारो, देखो हाथ का क्या होता है, ठीक है ना, तोते उड़ जाएंगे भाई, ठीक है। लिक्विड की बात करें, आराम से तैरते हैं हम लोग। और गैस का क्या होता है? निग्लिजिबल होता है, मतलब कि तुम्हारे हाथ को कितना ज़्यादा चोट लगता है। जैसे मैं बोलूँ कि बड़ा सा लोहे का टुकड़ा ले लिया, उस पर अपना हाथ तुमने मारा, तो क्या होगा? तुमको चोट ज़्यादा लगेगा। तो सीधी सी बात, उसकी रेजिस्ट्री ज़्यादा है। अब लिक्विड तुमने ले लिया, पानी में अगर मारोगे कि अपने हाथ को, चोट कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन अगर गैस में बात करो, तो यहाँ अपने कमरे में हाथ ऐसे ऐसे मारो, क्या तुमको चोट लग रहा है? बिल्कुल निग्लिजिबल चोट लग रहा है भाई। तो ठीक है, रेजिस्ट्री इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। बात करते हैं फोर्सेस की। अभी बात कर दिया, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं तभी तो चोट ज़्यादा लग रही है। इंटरमीडिएट होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, किसमें? गैस में। बात करते हैं फ्लूडिटी की। फ्लूडिटी का मतलब कि कौन फ्लो हो सकता है, कौन बह सकता है। तो सॉलिड का बहने का तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं तो पेन से तुम लिख रहे हो, अगर बहने वाला होता तो पेन लिखते लिखते गायब हो जाता है। तो ये नहीं फ्लो हो सकता है। लिक्विड फ्लो हो सकता है, बिल्कुल। गैस फ्लो हो सकता है, बिल्कुल फ्लो हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसको कंप्रेस कर सकते हैं? सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नो। मतलब बिना कोई प्रोसेस लगाए इसको, वैसे तो कंप्रेस कर सकते हैं, बट बिना कोई प्रोसेस लगाए इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड की बात करें तो इसको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैस को एकदम से कम, बैलून में तुम भर लो गैस, उसको कंप्रेस कर लो भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो किसकी डेंसिटी हाई होती है? अभी हम डेंसिटी की बारे में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉलिड डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की लो होती है, और गैस की क्या होती है? वेरी लो होती है। डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें, डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन ज़्यादा फ्लो हो सकता है। दैट इज़, सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? नो। लिक्विड कम फ्लो हो सकता है, और गैस एकदम रैंडम मोशन भाई, किधर भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी एकदम लो होती है। काइनेटिक मतलब होता है कि किसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, कौन ज़्यादा बह सकता है, तो नो। लिक्विड में लेस, और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रैंडम मोशन बहुत करते हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एकदम हाई होती है, ठीक है। बात करें एग्जांपल की, तो इसमें एग्जांपल लिखा है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड, ऑल फ्लूइड, और जितनी सारी की गैसें होती हैं सब गैस में आ जाएंगी। तो ये कंपेरिजन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? अब केमिकल क्लासिफिकेशन, ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अपना एंड हो गया, ठीक है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट होता क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई? प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक टाइप का ही सब्सटेंस हो। मटेरियल इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस फाउंड। मटेरियल इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड। मतलब समझ रहे हो ना कि जो केवल एक ही तरह के सब्सटेंस का बना हुआ हो। एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया कि एक ही तरह का होगा। तो ये क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू आर मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से इसको हम लोग
तोड़ नहीं सकते हैं और छोटे पार्ट में। आई बात समझ में। इट इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक काइंड का बना होता है। जैसे मैं तुम बात कर दूँ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जितने सारे एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट समझ में आ गया होगा कि भाई प्योर सब्सटेंस होता है, इसको छोटे भाग में और तोड़ हम नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं आगे कंपाउंड की। ये भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है। ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप 2 or more एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब जिनको फिक्स्ड रेशियो में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जब एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट क्या होता है, जब केवल एक टाइप का ही सब्सटेंस हो। और अगर कंपाउंड की हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर बने हो, जैसे H2O। अब बात करते हैं H2O की। H2O में भाई देखो कितने एटम्स हैं, H के 2 एटम्स हैं। एक एटम्स कितना है, ऑक्सीजन का एक एटम्स है, ठीक है। अब मिल के बना हुआ है, तो अब बताओ यार 2 से अधिक होगा कि नहीं, 2 या 2 से अधिक सब प्योर सब्सटेंस होने चाहिए। NH3 देखो कितने टाइप के हैं, एक N है और एक H है। CH4 की बात करें, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। तो 2 या 2 से, जैसे भी मैं ही बात कर लूँ यहाँ पे C2H2O5। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितने कितने हो गए, कार्बन एक, ठीक है, हाइड्रोजन एक और उसके बाद में ऑक्सीजन। तो कितने तरह के प्योर सब्सटेंस हो गए, 3 तरह के। आई बात समझ में। तो कंपाउंड और एलिमेंट में बस फ़र्क इतना है, कंपाउंड जो होता है एक ही तरह के सब्सटेंस का बना होता है, सॉरी एलिमेंट जो होता है एक ही तरह के सब्सटेंसेस का बना होता है, और कंपाउंड जो होता है अपना एक से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे अब बात करते हैं मिक्सर की। मिक्सर क्या होता है भाई, ए मिक्सर इन मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट आर कंपाउंड आर बोथ। कहने का मतलब मिक्सर क्या होता है कि या तो एक एलिमेंट का बना होगा, या तो फिर या तो 2 एलिमेंट का बना होगा, या तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट का। जैसे ब्रास, तो ब्रास जो है मिक्सर किसका किसका होता है, कापर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है मिक्सर होता है कापर और टिन का। आई बात समझ में। तो मिक्सर में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलकर आपस में बने होंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मिक्सर। अब मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इन अ होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। मतलब जब मिलाने पे पूरा का पूरा मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज़ अ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज सीधी सी बात ये समझ लो कि नमक और पानी का, नमक और पानी जो अपना होता है, नमक और पानी को हम ले लेते हैं, इसको जब घोल लेंगे तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली मिल जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद नमक और अगर हम शक्कर ले लें, इसको घोल दे आपस में, तो ये भी तो आपस में मिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये किस टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इन दिस द कंस्टिट्यूट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन वेरी थ्रू आउट द मिक्सचर। कहने का मतलब पूरा का पूरा मिक्स नहीं होता। जैसे मैं तुमसे बोलूँ सैंड सैंड और सैंड और वाटर का मिक्सचर, क्या बताओ, सैंड जो है वाटर से मिक्स हो सकता है क्या, पूरा का पूरा नहीं मिक्स हो सकता है। तो ये कौन सा मिक्सचर है भाई, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। मडी वाटर, जो मडी वाटर का मतलब समझ रहे हो ना, मडी वाटर का मतलब जो कीचड़ वाला होता है, पूरा का पूरा मिक्स होता है क्या, नो, दैट इज़ ये भी कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्स ऐसा मिक्सचर जो पूरा का पूरा मिक्स नहीं हो। अगर पूरा का पूरा मिक्स हो गया तो कौन सा होगा, होमोजेनियस। पूरा का पूरा नहीं मिक्स हुआ है तो क्या कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, कि मैटर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़। अब किसी भी कोई मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, या तो कलर होगा, कलर उसमें होगा, ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, और क्या होगी, डेंसिटी ETC। आई वास्तव में ये कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि मतलब उसकी उसमें जो चीज़ है ना वो सेम रहेगी, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी आर द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आई बात समझ में। केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज अकर, मतलब जिसमें केमिकली जो कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं। एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, बहुत सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन उसमें होते हैं। तो
दो ही प्रॉपर्टी है, सही है ना। किसी भी मैटर की दो ही प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब है जिसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसमें चेंज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आई बात समझे। आगे अब बात करते हैं मास। तो अगर कोई मैटर से उसका मास, अपना मास होगा, तो मास क्या होता है? मास ऑफ अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, द एसआई यूनिट ऑफ मास केजी। तो सबको पता है कि मास को केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। वेट के बारे में बात करते हैं कि उसी मास को ग्रेविटी जितना फोर्स लगा के अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट इज द फोर्स एग्जेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, दैट इज W इक्वल टू mg, ठीक है। अगर किसी का मान लो 10 kg मास है, इसका मतलब उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा 10 और g की वैल्यू 9.8, दैट इज़ कितना होगा? 98 न्यूटन। इसका मतलब ग्रेविटी इतने फोर्स से उसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब जी की वैल्यू अलग अलग स्थान पर बदलती रहती है, तो इसलिए वेट क्या होगा? अलग अलग स्थान पर बदलता रहेगा ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी डी की इक्वल टू क्या लिखते हैं? m अपान में v। डी इक्वल टू क्या होता है? m अपान में v। मतलब अब देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे अब एक मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, एक कमरा है मेरे पास में ये, और एक कमरा मेरे पे ये है, ठीक है, ठीक है। अब इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 लोग प्रेजेंट हैं, और इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग प्रेजेंट हैं। अब ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई बताओ किस रूम की डेंसिटी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, आप सीधे बोलोगे कि सर कौन सी डेंसिटी ज़्यादा है? रूम नंबर 2 की डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपने क्या किया? पहले कमरे का वॉल्यूम निकाला, पर कमरे का क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला, और उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, दैट इज डेंसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया? 6 लोग प्रेजेंट थे, 6 और अपान में कमरे का वॉल्यूम, तो डी इक्वल टू कमरे का वॉल्यूम, दोनों का सेम कमरा था तो 6, एक मान लो वॉल्यूम 1 है, तो पहले कमरे का कितना डेंसिटी आ गया? 6। अब दूसरे कमरे की बात करें, इसमें कितने लोग प्रेजेंट हैं? 12 लोग प्रेजेंट हैं, मास उनका, और अपान में उसका वॉल्यूम 1। तो भाई डेंसिटी बताओ किसकी ज़्यादा है? 12 की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब भीड़ भाड़। अपने दिमाग में बस ये रखो, डेंसिटी का मतलब भीड़ भाड़। कहाँ पे? अब एक कमरे में मान लो 100 लोग हैं। मैं तुमसे अगर बोलूँ कि मान लो कोई ट्रेन है, सही है। अब ट्रेन है या बस है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। और एक बस है, उसमें पूरी सीट खाली है, केवल 4-5 लोग हैं। तो बताओ कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है। अब जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में। तो डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। इसके बारे में हम बात करेंगे कब? जब मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखना है। तो यहाँ से सीधी पता कर सकते हो कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अभी मैंने बताया है कि गैस सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो पार्टिकल होते हैं ना, एक दूसरे से एकदम सट के बैठे होते हैं, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और उसके बाद में उससे कम किसकी होगी? लिक्विड की, थोड़ा सा दूर दूर बैठे होंगे। गैस में तो एकदम ही दूर दूर बैठे रहते हैं जो पार्टिकल होते हैं, इसलिए गैस की डेंसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि कम भीड़ भाड़ होता है। उससे ज़्यादा लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, और सॉलिड में तो एकदम ही भीड़ भाड़ होता है, ठीक है ना। बात आई समझ में। तो अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की डेंसिटी की बात करें तो तीनों अपन समझ सकते हैं कि कैसे होता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आ गया। अब बात आती है टेम्परेचर की। तो जो टर्म यूज होंगी अपने उसके बारे में समझ लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी। हॉटनेस ऑफ बॉडी का मतलब कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है, ये किससे हम पता लगाएंगे? टेम्परेचर से पता लगाएंगे। तो 3 कॉमन स्केल हैं अपने, 3 कॉमन स्केल ऑफ यूज टू टेम्परेचर। तो 3 कॉमन स्केल हैं, सबको पता होगा। टेम्परेचर को या तो हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, या तो फिर फ़ारेनहाइट में करते हैं, या तो फिर किस में करते हैं? केल्विन में करते हैं। द सेल्सियस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 डिग्री टू 100 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस को कहाँ से कहाँ? 0 डिग्री से लेके कहाँ तक? 100 डिग्री तक हम लोग इसको मेजर करते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री टू 272।
जो सेल्सियस होता है और फॉरेनहाइट स्केल रेंज बिटवीन 32 डिग्री, तो अभी अब कंपेयर करेंगे उसको देखेंगे। हमको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, मेन चीज़ हम लोग को याद रखनी है ये वाला चीज़, ये फार्मूला कि फॉरेनहाइट को अगर हम लोगों को फॉरेनहाइट को अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, दैट इज़ फॉर एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9/5C + 32। और केल्विन को अगर हमको चेंज करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे किसी एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूँ, किसी बंदे ने बोल दिया है ये बताओ भाई कि 25 डिग्री सेल्सियस कितने फॉरेनहाइट के इक्वल होगा, 25 डिग्री सेल्सियस कितने फॉरेनहाइट के इक्वल होगा। तो सिंपली ये फार्मूला हमारे पास में है, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5, सी की वैल्यू कितनी है 25 + 32, तो इसको अपन काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5×5 = 25, ये 9×5 = 45, और 45 ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 5 × 2 = 7 और 4 × 3 = 7, दैट इज़ 77 फॉरेनहाइट के इक्वल होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, बस ये दो चीज़ याद रखनी है। टेम्परेचर क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ स्केल दिया हुआ है, ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड का, डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, देख रहे हो ये लाइन, यहाँ पे 0, ठीक है। मैं कलर कोई दूसरा चेंज करता हूँ, ब्लैक वाला, ठीक है। यहाँ से ये देखो 0 वाला, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो तीनों की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने कितना बोला था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के इक्वल हुआ हमारा, 25 कहाँ पे आएगा, देखो 77 आया था। अब स्केल में देख लो तुम खुद ही समझ में जाओगे। 21 ये है, अब यहाँ पे कहीं पे 25 रहा होगा, अब इसका 25 यहाँ पे अगर रहा होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके करीब में जाओगे, देखो 69 के ऊपर ही जाओगे तो 77 के करीब मिलेगा ये। तो चेंज कर सकते हैं, ये तीनों का अपना स्केल है, ठीक है। तो ये -273 से 100 तक, ये -459 से, इसका मतलब क्या है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड किसके कितने के इक्वल है, -459.67 फॉरेनहाइट के, और किसके इक्वल है 0 केल्विन के, ठीक है। चेंज करके तुम लोग देख सकते हो। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल है 212 फॉरेनहाइट के, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फॉरेनहाइट के, और कितने किसके इक्वल है 373.15 केल्विन के, ठीक है। और फार्मूला जो है वही बस हमको याद रखना है। ये तो इसके लिए ऐसे था, मैंने बना दिया है ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। इसको बात करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, मैटर्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ होती है, कौन छोटी होती है, क्या हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, मतलब सारी कुछ हम लोग थ्योरी वाला बात कर लिया हम लोग। अब बात आती है, हम लोग डेंसिटी पता कर लिए, हम लोग टेम्परेचर पता कर लिए, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ें हैं जो हमको यूज होगी आगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे अब केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो केमिकल चेंज कब होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जैसे मैं बोलूँ कि A + B = C + D, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो मिल के बना होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इधर इस साइड में रिएक्टेंट और इस साइड में प्रोडक्ट। अब इस केमिकल रिएक्शन में कुछ रूल हैं, ठीक है ना, कुछ रूल हैं, उस रूल को हमको पढ़ना है। अब क्योंकि केमिकल अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ न कुछ तो चेंजेज होगा, अब कुछ चेंजेज होगा तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन 5 रूल हैं, ठीक है ना, जो मेनली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और फिफ्थ है अपना एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना। ये कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ पे होगा जब कोई केमिकल कंबाइन होगा एक दूसरे से, जब कोई केमिकल एक दूसरे से कंबाइन होकर कुछ मिला बनाता है प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें होगी अपनी, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर अच्छे से। तो अब जितनी सारी चीज़ें हैं उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, अपना नोट्स वगैरह जो भी बनाना हो बना लेना भाई, सही है ना। कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ को मैं कवर कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर करते हैं आगे क्लास को कंटिन्यू। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को अगर शेयर कर सको तो भाई शेयर कर देना, लाइक कर सको तो लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।